Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you a new topic, दैट इज रिफ्लेक्सिविटी इन क्वालिटेटिव रिसर्च। आजकल हम लोग क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड सीरीज पर बात कर रहे हैं और हालांकि रिफ्लेक्सिविटी पर मैंने पहले भी आपसे बात की है, पर कई अपने पुराने टॉपिक्स को मैं नए तरीके से फिर से अपलोड कर रही हूँ, कुछ नया अपडेशन करते हुए, कुछ नए एंगल से। उसी क्रम में रिफ्लेक्सिविटी भी है और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्वालिटेटिव रिसर्च में, इसलिए आपको इसको समझना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। यहाँ क्या है, द रिसर्चर एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द रिसर्च। जो रिसर्चर है, जो अनुसंधान करता है, वो खुद ही अनुसंधान में एक इंस्ट्रूमेंट की तरह है। देखिए क्या है ये। What is reflexivity? Reflexivity is the ongoing critical process by which a researcher examines how his or her own identity, values, assumptions, positionality, and experiences and are shaped by the research process, data collection and interpretation. मतलब समझ में आया कि रिफ्लेक्सिविटी एक तो सतत चलने वाली प्रक्रिया है, क्रिटिकल प्रक्रिया है, जिसमें जो शोध करता है वो खुद एग्जामिन करता है, वो जांच करता है कि जो उसकी अपनी पहचान है, जो उसके अपने मूल्य हैं, जिन बातों को सही मानता है, जो उसका स्थान है, जो उसके अनुभव हैं, वो किस तरह से रिसर्च प्रोसेस को आकार दे रहे हैं और किस तरह से रिसर्च प्रोसेस उनके इन सब मूल्यों को आकार दे रहा है। रिसर्च प्रोसेस भी, डेटा कलेक्शन भी और इंटरप्रिटेशन भी। तो इन सिंपल टर्म्स, a reflexive researcher looks in the mirror and asks, how does who I am affect what I find? यानी कि एक रिफ्लेक्टिव रिसर्चर शीशे में अपने आप को देखता है, दर्पण में, और पूछता है कि मैं किस तरह से उसको प्रभावित कर रहा हूं जो मैंने पाया है। तो इसकी खास बातें क्या हो गई? सेल्फ अवेयरनेस, यानी कि आप इस बात से अनभिज्ञ नहीं रह सकते हैं, ना रहना चाहिए कि आप किस तरह से अपनी रिसर्च को प्रभावित कर रहे हैं। यानी कि आपको अपने बायस पता होना चाहिए, अपने पूर्वाग्रह पता होना चाहिए, अपना सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पता होनी चाहिए, अपनी अजम्पशंस पता होनी चाहिए, और क्या पता होना चाहिए आपको, और आप उसके प्रति क्लियर रहें, उसको उसको समझें, और उसको लिखना भी है रिसर्च में। देन पोजिशनैलिटी, आपकी पोजीशन क्या है, सोशल पोजीशन क्या है, आप किस क्लास को बिलोंग करते हैं, किस जेंडर को, किस कास्ट को और किस रिलीजन को, और आप किसके संदर्भ में अध्ययन करने जा रहे हैं, तो वो उसको प्रभावित करेगा ना। तीसरा, रिफ्लेक्सिव जर्नल, आपको लिखना है, रिटन रिकॉर्ड रखना है अपनी पीएचडी में, अपने रिसर्च वर्क में, कि आपके रिफ्लेक्शंस ने थ्रू आउट द रिसर्च प्रोसेस को कैसे प्रभावित किया। और इटरेटिव प्रोसेस, यानी कि हर काम क्वालिटेटिव में इटरेटिव है, आप आगे जाके पीछे आएंगे, फिर आगे जाएंगे, फिर पीछे आएंगे, नॉट डन वंस, एक बार में नहीं होगा। रिफ्लेक्सिविटी हैपन कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द स्टडी, पूरे अध्ययन में ये सतत चलेगा। ओके, नीचे इसके सोर्सेस लिखे हुए हैं, फिनले, पिलो एंड लिंकन एंड गुबा। देन रिफ्लेक्सिविटी वर्सेस बायस, नॉट द सेम थिंग। वो कह रहा है कि रिफ्लेक्सिविटी बायस नहीं है। जैसे कहा जाता है कि ऑब्जेक्टिविटी के लिए कहा जाता है ना, क्वांटिटेटिव के लिए, कि आपको ऑब्जेक्टिव रहना है, बायस फ्री रहना है। तो रिफ्लेक्सिविटी इज नॉट अ बायस। अ कॉमन कंफ्यूजन, रिफ्लेक्सिविटी इज नॉट द इलिमिनेशन ऑफ बायस। यानी कि रिफ्लेक्सिविटी ये नहीं है कि हम बायस को हटा दें, वो रिफ्लेक्सिविटी है। वो कह रहा है इट इज द ट्रांसपेरेंट एक्नॉलेजमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ इट। भाई हम हैं, हम ही प्रश्न बना रहे हैं, हम ही प्रश्न पूछ रहे हैं, हम ही प्रोब कर रहे हैं, हम ही इंटरप्रेट कर रहे हैं, तो हमारा इफेक्ट तो रिसर्च प्रोसेस पे, डेटा कलेक्शन पे आ ही रहा है। तो हमको करना क्या है कि पहली बात इसको एक्नॉलेज करना है कि हाँ हमारा प्रभाव आ रहा है। दूसरी बात, उसको मैनेज करना है कि कब कहाँ कितना आना चाहिए। सीधी बात, ये नहीं करना है कि हम ये कह देंगे नहीं हमारा प्रभाव रिसर्च प्रोसेस पे नहीं आया, असंभव है ये। ओके, देन अब बायस और रिफ्लेक्सिविटी का अंतर देख लीजिए। अगर डेफिनेशन करें तो बायस सिस्टमैटिक एरर है दैट डिस्टॉर्ट्स फाइंडिंग विदाउट अवेयरनेस। मतलब बायस वो एरर है जो कि फाइंडिंग को डिस्टॉर्ट तो करती है और आपको पता भी नहीं चलता कि आपने डिस्टॉर्ट किया, क्योंकि आप पूर्वाग्रह से ग्रसित थे। बट रिफ्लेक्सिविटी क्या है, ये कॉन्शियस रिकॉग्निशन है ऑफ हाउ रिसर्चर शेप्स द रिसर्च। यानी कि सतत हम ये पहचान रहे हैं कि कैसे हम कब कब कहाँ कहाँ रिसर्च को आकार दे रहे हैं। रिसर्चर का स्टांस बायस में अनअवेयर है, उसको पता ही नहीं है कि वो किस प्रकार के बायस से ग्रसित है। वो न्यूट्रलिटी को एज्यूम करता है कि नहीं नहीं हमारा कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है रिसर्च प्रोसेस पे। लेकिन रिफ्लेक्सिविटी में रिसर्चर का स्टांस क्लियर है, वो अवेयर है और वो एक्नॉलेज भी करता है कि इस प्रकार मेरी सब्जेक्टिविटी ने इस तरीके के रिसर्च क्वेश्चन बनाए, क्योंकि मेरी ये पोजिशनैलिटी थी, क्योंकि मैं इस बात को सही मानती थी। गोल टू बी इलिमिनेटेड, स्पेशली क्वांटिटेटिव रिसर्च में। और रिफ्लेक्सिविटी का गोल क्या है? टू बी एक्नॉलेज्ड,
हमें एक्नॉलेज करना चाहिए और ये अच्छी बात है क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए, और उसको आप मैनेज कीजिए और रिपोर्ट कीजिए, इतना ही करना है। इन कॉल रिसर्च बायस आप कैन नॉट बी फुली एलिमिनेटेड बट कैन बी हिडन, लेकिन रिफ्लेक्सिविटी मेड विजिबल, आप इसको दिखाइए, उसको एग्जामिन कीजिए और ऑनेस्टली उसको रिपोर्ट कीजिए। डेटा पे इफेक्ट क्या आएगा? बायस का साइलेंटली डिस्टॉर्ट्स इंटरप्रिटेशन, जबकि रिफ्लेक्सिविटी व्हेन डिस्क्लोज्ड एड्स टू ट्रस्टवर्दीनेस ऑफ द स्टडी। रिफ्लेक्सिविटी जब डिस्क्लोज की जाती है, जब बताई जाती है कि हमारा क्या क्या कहाँ कहाँ कैसे कैसे प्रभाव पड़ा है, तो वो आपकी स्टडी की ट्रस्टवर्दीनेस को बढ़ाता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो बायस का क्या है? इंटरव्यूइंग ओनली हाई कास्ट स्टूडेंट्स विदाउट नोटिसिंग, हमने ध्यान नहीं दिया लेकिन हम उच्च जाति के विद्यार्थियों से ही इंटरव्यू ले रहे हैं। लेकिन रिफ्लेक्सिविटी क्या है? एज एन अपर कास्ट रिसर्चर आई मे हैव बीन अनकॉन्शियसली सीन एज एन अथॉरिटी फिगर, मतलब कि चूंकि मैं एक अपर कास्ट का रिसर्चर हूं या हूं, तो इसलिए हो सकता है कि अनकॉन्शियसली मुझे एक अथॉरिटी फिगर के रूप में देखा गया हो। ये है रिफ्लेक्सिविटी की नोटिंग। ओके, देन पोजिशनैलिटी, हु आर यू इन रिलेशन टू योर रिसर्च, आप अपने रिसर्च के रिलेशनशिप में खुद क्या है? तो पोजिशनैलिटी आपकी सोशल लोकेशन बताती है, द कॉम्बिनेशन ऑफ आइडेंटिटीज दैट शेप हाउ यू सी द वर्ल्ड एंड हाउ पार्टिसिपेंट्स सी यू। ये एक आइडेंटिटीज का कॉम्बिनेशन है कि आप किस तरह से संसार को देख रहे हैं, मतलब उस जगत को देख रहे हैं जिसमें आप अध्ययन करने गए हैं, और किस तरह से पार्टिसिपेंट आपको देखते हैं। जैसे जेंडर आपका क्या है, अगर आप विमेन रिसर्चर हैं तो कैसे इंटरव्यू डायनेमिक्स को आपने प्रभावित किया होगा। कास्ट क्लास क्या है, अगर आप ब्राह्मण रिसर्चर हैं तो आपको एक दलित रिसर्चर से डिफरेंट रेस्पॉन्स मिलेगा। रिलीजन क्या है, अगर एक हिंदू रिसर्चर मुस्लिम विमेन की एजुकेशन को स्टडी कर रहा है तो अलग इंपैक्ट आएगा, मुस्लिम विमेन को स्टडी कर रही है तो अलग इंपैक्ट आएगा। इनसाइडर आउटसाइडर, बीइंग फ्रॉम द सेम कम्युनिटी, अगर आप हैं तो इनसाइडर हैं, अगर आप स्ट्रेंजर हैं तो आउटसाइडर हैं। लैंग्वेज क्या है, आप इंटरव्यू किस भाषा में ले रहे हैं, जिसमें आपका इंटरव्यूई कंफर्टेबल है उसी में या किसी और भाषा में। इंस्टीट्यूशनल पावर क्या है, अगर रिसर्चर फ्रॉम आईआईटी इंटरव्यूइंग डेली वेज वर्कर्स, तो इसका मतलब कि कोई बहुत बड़ा आदमी बातचीत करने आया तो खुद ही आदमी डर सहम के दूसरी तरीके से जवाब देगा। तो राइटिंग अ पोजिशनैलिटी स्टेटमेंट का मतलब, आई एम अ रिसर्चर स्टडीइंग दिस एंड दैट ग्रुप, दिस शेप्स माय एक्सेस, माय क्वेश्चंस एंड माय इंटरप्रिटेशन इन द फॉलोइंग वेज, ये आपको लिखना होगा। देन ब्रैकेटिंग, ब्रैकेटिंग की बात हम लोगों ने फेनोमेनोलॉजी में की थी। ब्रैकेटिंग का मतलब होता है कि ब्रैकेट में से बाहर निकाल देना। A phenomenological technique in which the researcher consciously sets aside, अपने आप को बाहर रखना। ब्रैकेट के अंदर जाएंगे तो सारी चीजों से टकराएंगे ना, ब्रैकेट ऐसे ही तो खोला जाता है कि गुणा में होता है, सारी चीजों से गुणा होता जाता है। ब्रैकेट के बाहर निकाल दीजिए तो वो सबसे बाहर निकल आएगा। यानी कि रिसर्चर को कॉन्शियसली अपने आप को बाहर रखना है। क्या क्या बाहर निकला है? अपनी प्रायर नॉलेज, assumption एंड experiences about the phenomena, so that the participants experience can emerge freshly without being filtered through the researcher's lens। इससे क्या होगा कि पार्टिसिपेंट का एक्सपीरियंस जो है वो फ्रेश मोड में निकल कर बाहर आएगा, रिसर्चर के लेंस के बिना। तो हाउ टू प्रैक्टिस ब्रैकेटिंग, कैसे ब्रैकेटिंग करें? बहुत मुश्किल है। वो राइट ए प्री इंटरव्यू रिफ्लेक्सिव जर्नल, आर्टिकुलेट व्हाट यू ऑलरेडी नो। एक रिफ्लेक्सिव जर्नल लिख लीजिए, उससे ये पता चल जाएगा कि क्या आपको पहले से पता है। फिर आप रीड योर assumptions आउट लाउड टू अ पीयर, अपने पीयर को बताइए कि मेरे ये assumptions है। ड्यूरिंग इंटरव्यू पॉज बिफोर रिस्पॉन्डिंग, नोटिस योर रिएक्शंस, अपने रिएक्शंस पे ध्यान दीजिए, कुछ बोलने से पहले सोचिए। आफ्टर इंटरव्यू नोट वेयर यू फेल्ट सरप्राइज्ड, कंफर्म्ड और चैलेंज्ड, आपको पता चल जाएगा कि कहाँ आप चकित हुए, कहाँ आपको लगा कि नहीं यही तो मैं भी सोचता था, और कहाँ आपकी सोच को चुनौती मिली है। इन एनालिसिस कीप अ सेपरेट रिसर्चर रिस्पॉन्स मेमो अलोंगसाइड डेटा मेमोज। देखिए कितनी खास बात है, डेटा मेमो के साथ साथ अपना मेमो भी लिखिए कि ये मैं पहले से जानता था और ये मुझे पता चला है। इस तरह से आप ब्रैकेटिंग को प्रैक्टिस कर सकते हैं। इज कंप्लीट ब्रैकेटिंग पॉसिबल? तो हसल कहते हैं कि यस, कंप्लीट ब्रैकेटिंग इज पॉसिबल एंड नेसेसरी, सस्पेंड ऑल प्री सपोजिशंस। लेकिन हेडेगर कहते हैं कि हम कभी पूरी तरीके से ब्रैकेटिंग नहीं कर सकते। वी कैन नेवर फुली स्टेप आउटसाइड आवर हॉरिजॉन ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वी आर ऑलवेज ऑलरेडी सिचुएटेड। तो मॉडर्न कंसेंसस क्या कह रहा है कि ब्रैकेटिंग इज एन आइडियल वी स्ट्राइव फॉर, ब्रैकेटिंग आदर्श होना चाहिए जिसके लिए हमें काम करना चाहिए, पर नॉट अ स्टेट वी अचीव, लेकिन इसको आसान मतलब आसान नहीं है इसको हासिल करना। द गोल इज अवेयरनेस नॉट एलिमिनेशन। तो गोल हमारा क्या होना चाहिए कि हमें पता हो कि हमें ब्रैकेटिंग करनी है, देखें कहाँ तक कर पाते हैं, पूरी तरह से आप इसको नहीं हटा पाएंगे।
ओके, देन द रिफ्लेक्सिव जर्नल, जिसको कि ऑडिट ट्रेल भी कहा जाएगा, बहुत बार इसकी बात हुई। रिफ्लेक्सिव जर्नल इज अ रनिंग रिटन रिकॉर्ड ऑफ द रिसर्चर्स थॉट्स, फीलिंग्स, डिसीजंस एंड रिएक्शंस थ्रू आउट द रिसर्च। इट इज डेटा अबाउट द रिसर्चर। मैं अपने बारे में बता रही हूँ, क्या मेरे थॉट्स हैं, क्या फीलिंग्स हैं, क्या डिसीजंस लिए मैंने, कैसे मेरे रिएक्शंस रहे। तो ये 3 बार लिखा जाएगा, बिफोर फील्ड वर्क, ड्यूरिंग फील्ड वर्क और ड्यूरिंग एनालिसिस। बिफोर फील्ड वर्क लिखिए कि आपके एजम्पशन क्या थे टॉपिक के बारे में, आपने ये रिसर्च टॉपिक क्यों चुना, आपका उस कम्युनिटी के साथ क्या रिलेशनशिप है, और आप अपने कुछ इमोशनल रिएक्शंस एंटिसिपेट कर सकते हैं। ड्यूरिंग फील्ड वर्क में आप लिखिए कि कहाँ आप चकित हुए, कहाँ कंफ्यूज हुए, कि पार्टिसिपेंट्स ने आपसे कैसे रिएक्ट किया, एक्सेस इश्यूज एंड हाउ यू नेविगेटेड देम, कौन से इश्यूज निकले, आपने उनको कैसे रास्ता बनाया वहां तक पहुंचने का, और आपने कौन से निर्णय लिए और क्यों लिए। ड्यूरिंग एनालिसिस आप लिखेंगे कि क्यों आपने यही कोड और थीम चुने, आपने क्यों इंटरप्रिटेशंस यू रिजेक्टेड एंड व्हाई, कौन से इंटरप्रिटेशन आपने रिजेक्ट किए, क्यों किए, कहाँ डेटा ने आपके अजम्पशन को चैलेंज किया, और मेंबर चेक आउटकम्स एंड योर रिस्पॉन्स। इस तरह से आप ऑडिट ट्रेल को, अपने रिफ्लेक्सिव जर्नल को नोट डाउन कर सकते हैं। तो एकेडमिक यूज क्या है? एक्सर्प्ट्स फ्रॉम द रिफ्लेक्सिव जर्नल आर कोटेड इन द मेथोडोलॉजी चैप्टर टू डेमोन्स्ट्रेट रिगर। जब आप रिफ्लेक्सिव जर्नल लिखें तो उसका कोट अपने मेथोडोलॉजी चैप्टर में लिख दें, जिससे पता चले कि आपने कितना रिगरसली अपने काम को किया है। देन रिफ्लेक्सिविटी इन प्रैक्टिस है वर्क एग्जाम्पल। अब एक वर्क एग्जाम्पल देखिए, जैसे डॉक्टर मीना, अ प्रोफेसर फ्रॉम दिल्ली, रिसर्चेस द बैरियर्स टू हायर एजुकेशन फेस्ड बाय रूरल दलित गर्ल्स इन यूपी। तो वो अपना रिफ्लेक्सिव जर्नल कैसे बनाएंगी? पोजिशनैलिटी क्या है? इश्यू है कि डॉक्टर मीना एक तो अपर कास्ट है, दूसरी अर्बन है, तीसरी हाईली एजुकेटेड है, और पार्टिसिपेंट्स में फील इंटिमिडेटेड और गिव एक्सपेक्टेड आंसर्स टू प्लीज हर। तो पार्टिसिपेंट हो सकता है कि उनको खुश करने के लिए वैसे आंसर दें जो एक्सपेक्टेड है। तो रिफ्लेक्सिव रिस्पॉन्स में वो क्या लिखेंगी? शी राइट्स इन हर जर्नल, आई नीड टू एक्टिवली सिग्नल दैट आई एम नॉट जजिंग और इवेल्युएटिंग देम। मुझे बार बार उनको ये बताना होगा कि मैं उनको जज नहीं कर रही हूँ, इवेल्युएट नहीं कर रही हूँ। आई शुड यूज इनफॉर्मल लैंग्वेज एंड मीट एट देयर होम्स नॉट एट द कॉलेज। तो मैं क्या करूँ? उनसे इनफॉर्मल लैंग्वेज में बात करूँ, उनके उनके घर पे मिलूँ, कॉलेज पे ना मिलूँ, ताकि वो कुछ एट ईज रहे, नेचुरल एनवायरमेंट में नेचुरली रिएक्ट करें। दूसरा इशू डेटा कलेक्शन में आएगा। During interviews, she notices herself nodding more when participants mention in English medium education as a barrier, reflecting her own urban bias. तो हो सकता है कि इंटरव्यू के दौरान वो नोटिस करें कि जब पार्टिसिपेंट मेंशन कर रहे थे कि इंग्लिश मीडियम एजुकेशन एक बैरियर के रूप में, तो वो कहें तो इससे क्या होगा कि उनका अपना अर्बन बायस निकल के आएगा। तो रिफ्लेक्सिव रिस्पॉन्स में क्या लिखे कि शी नोट्स दिस, माय बॉडी लैंग्वेज मे बी स्टीयरिंग पार्टिसिपेंट्स, आई विल प्रैक्टिस न्यूट्रल रिस्पॉन्सेज एंड रिव्यू माय नेक्स्ट 3 ट्रांसक्रिप्ट्स फॉर लीडिंग पैटर्न्स। यानी कि मैं अपना इस तरीके का रिस्पॉन्स रखूं ताकि मेरे किसी जेस्चर से पार्टिसिपेंट को ना पता चले कि मैं उनको किस तरीके के जवाब देने हैं। एनालिसिस के टाइम क्या करें? शी इनिशियली कोट्स ऑल फैमिली ऑपोजिशन एज पेट्रियार्की, बट पार्टिसिपेंट्स यूज द वर्ड मजबूरी, हेल्पलेसनेस, नॉट पेट्रियार्की। मतलब शुरुआत में उनको लगा कि सारी जो फैमिली से जो विरोध हो रहा है वो पेट्रियार्की है, लेकिन पार्टिसिपेंट्स ने पेट्रियार्की शब्द नहीं इस्तेमाल किया, मजबूरी शब्द इस्तेमाल किया है। तो रिफ्लेक्सिव रिस्पॉन्स क्या होगा? शी रिवाइजेस, आई वॉज इम्पोजिंग ए फेमिनिस्ट फ्रेमवर्क, आई नीड टू स्टे क्लोजर टू पार्टिसिपेंट्स लैंग्वेज, इन वीवो कोट्स फर्स्ट। यानी कि हमको अपने एजम्पशंस का रिफ्लेक्शन नहीं लाना है, बल्कि इन वीवो से निकालना है, पार्टिसिपेंट क्या कह रहे हैं, उनके अपने शब्दों में वो क्या है, इस तरीके से। समझ में आया? तो मुश्किल है, लेकिन कर लेंगे तो बढ़िया हो जाएगा। देन टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्सिविटी, पर्सनल होती है, एपिस्टेमोलॉजिकल होती है, रिलेशनल होती है और टेक्सचुअल होती है। तो पर्सनल में क्या? एग्जामिन्स हाउ योर पर्सनल लाइफ हिस्ट्री, वैल्यूज एंड एक्सपीरियंसेस इन्फ्लुएंस योर रिसर्च चॉइसेस एंड इंटरप्रिटेशंस, है ना, कि कैसे मेरी अपनी जिंदगी, व्यक्तिगत जिंदगी कैसे इफेक्ट कर रही है रिसर्च को। क्वेश्चंस द assumption underlying the research design itself, what counts as knowledge, whose knowledge। मतलब एपिस्टेमोलॉजिकल रिफ्लेक्सिविटी मतलब आप किस ज्ञान को सही मानते हैं, आपके हिसाब से ज्ञान क्या है, ज्ञान पाने के तरीके क्या है। Relational reflexivity focuses on the relationship between researcher and participant, है ना। When my participant began crying, I paused the interview. Was this ethical care or data interruption? इस तरह से कि हम क्या रिलेशन रखते हैं अपने पार्टिसिपेंट्स के साथ, इसको ध्यान देना। और टेक्सचुअल रिफ्लेक्सिविटी examines how the researchers writing style, word choices and representations construct a particular version of the other। मतलब ये ध्यान देना कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम जब रिकॉर्ड कर रहे हैं, जब इंटरप्रेट कर रहे हैं, तो उसका टेक्स्ट बदल जा रहा है, उसका ऐसा नहीं होना चाहिए। By quoting this participant in broken English, am I reproducing the very marginalization I critique? ये सब ध्यान देना होगा। तो बहुत ध्यान देने वाली चीजें कि आप पर्सन एज पर्सन कैसे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, आप
क्या इम्पैक्ट डाल रहे हैं रिसर्च पे, आपका एपिस्टेमोलॉजिकल बिलीफ कैसे इम्पैक्ट डाल रहा है, आपका रिलेशन पार्टिसिपेंट के संग कैसे रिफ्लेक्ट कर रहा है, इम्पैक्ट डाल रहा है, और कैसे आपका लिखने का स्टाइल, वर्ड की चॉइस और रिप्रेजेंटेशन एक पर्टिकुलर वर्जन अलग तो नहीं बना दे रहा है मीनिंग का और होना कुछ और चाहिए था, ऐसे. Then reflexivity in research rigor. Reflexivity is not navel gazing. It is a quality criteria for rigor in qualitative research. Qualitative research में ये एक quality criteria की तरह काम में लाया जाता है. Credibility are the findings, यही चार हैं जो हम लोग बार बार पढ़ रहे हैं. Credibility, transferability, dependability और confirmability. तो क्रेडिबिलिटी में क्या होगा, रिफ्लेक्सिव जर्नल डिमॉन्स्ट्रेट्स रिसर्चर अवेयरनेस, इससे क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी. ट्रांसफरेबिलिटी, चूंकि आपकी पोजिशनैलिटी है, आपको पता है आपकी पोजीशन कैसे इंपैक्ट कर रही है रिसर्च को, तो ये रीडर को हेल्प करेगा कि वो जज कर सके कि हाउ कंटेक्स्ट स्पेसिफिक फाइंडिंग्स आर. जितनी कंटेक्स्ट स्पेसिफिक होंगी उतने सिमिलर कंटेक्स्ट में आप ट्रांसफर कर सकते हैं इसको. डिपेंडेबिलिटी का मतलब इज द प्रोसेस कंसिस्टेंट, तो हमेशा इसमें ऑडिट ट्रेल आता है. रिफ्लेक्सिव जर्नल एक ऑडिट ट्रेल की तरह है जो लॉजिकल डॉक्यूमेंटेड डिसीजन मेकिंग दिखाता है कि कैसे आपने ये निर्णय लिया, क्यों लिया, कैसे लिया, सब कुछ. और कंफर्मेबिलिटी आर फाइंडिंग्स फ्रॉम डेटा नॉट रिसर्चर, मतलब कि फाइंडिंग्स डेटा से निकल के आ रही है, ऐसा तो नहीं कि रिसर्चर ने अपने मन से फाइंडिंग्स को डिस्टॉर्ट कर दिया है. तो जब आपने ब्रैकेटिंग की, जब आपने मेंबर चेकिंग किया, तो कंफर्म फाइंडिंग्स गो बियॉन्ड रिसर्चर्स प्रोजेक्शन. इसका मतलब कि जो फाइंडिंग निकल के आ रही है वो वही है जो पार्टिसिपेंट कहना चाहता था. तो इन थीसिस या रिपोर्ट राइटिंग इंक्लूड ए डेडिकेटेड रिफ्लेक्सिविटी सबसेक्शन इन योर मेथोडोलॉजी चैप्टर विद जर्नल एक्सर्प्ट्स. यानी कि अपना रिफ्लेक्सिविटी का रिफ्लेक्सिव जर्नल बनाइए और उसके कुछ हिस्से रिफ्लेक्सिविटी के सब सेक्शन में डालिए मेथोडोलॉजी के चैप्टर में. तब ये आपका रिगर दिखाएगा, तब ये दिखाएगा कि आपने बेहतर काम किया है, बढ़िया काम किया है. Then reflexivity के key takeaways. Reflexivity is equal to asking how who you are shapes what you find, not eliminating bias but owning it. आप इसमें से bias को निकाल नहीं रहे बल्कि उसको अपना रहे हैं कि हाँ मेरा ये bias था और इसने कैसे कैसे रिसर्च को प्रभावित किया. इसमें आपको देखना है पोजिशनैलिटी, कि आपका जेंडर, आपकी कास्ट, क्लास, रिलीजन, आप इनसाइडर हैं कि आउटसाइडर हैं, कैसे रिसर्च रिलेशनशिप को आकार देता है. ब्रैकेटिंग फेनोमेनोलॉजी में यूज की जाती है जब आप कॉन्शियसली, जानबूझ के, ध्यान देते हुए अपनी प्रायर नॉलेज को और अवेयरनेस को बाहर रखते हैं, हालांकि ये पूरी तरीके से करना असंभव है. रिफ्लेक्सिव जर्नल जब आप रिटन रिकॉर्ड लिखते हैं पहले, बाद में और दौरान फील्ड वर्क के, तो इट इज एन एकेडमिक डॉक्यूमेंट, वो एक एकेडमिक डॉक्यूमेंट की तरह काम आएगा. चार टाइप का होता है, पर्सनल, एपिस्टेमोलॉजिकल, रिलेशनल और टेक्सुअल. और रिफ्लेक्सिविटी जो है वो ट्रस्ट वर्दीनेस के चारों क्राइटेरिया को स्ट्रेंथन करती है. कौन से चार क्राइटेरिया हैं? क्रेडिबिलिटी, ट्रांसफरेबिलिटी, डिपेंडेबिलिटी एंड कंफर्मेबिलिटी. ओके, तो रिफ्लेक्सिविटी टर्न्स द रिसर्चर्स गेज बैक अपॉन द रिसर्चर, ये पिलो ने कहा. तो अब खत्म होगा, की टेकअवेज आ गया है. तो बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है ये रिफ्लेक्सिविटी का पोर्शन. इसको समझिए, अपना रिफ्लेक्सिव जर्नल लिखिए. कब कब लिखना है? फील्ड कलेक्शन के पहले, डेटा कलेक्शन के पहले, डेटा कलेक्शन के दौरान और एनालिसिस के समय. तो और उसके हिस्से रिफ्लेक्सिविटी के सबसेक्शन में करके मेथोडोलॉजी चैप्टर में डालिए. उससे आपकी ट्रस्टवर्दीनेस बढ़ेगी क्वालिटेटिव रिसर्च की. ओके, इतने दिनों में आपको याद हो गया होगा कि कौन से चार क्राइटेरिया हैं ट्रस्टवर्दीनेस के, कैसे वो अचीव किए जाते हैं. ओके, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिसर्च and it will be helpful in writing your research portion, because qualitative research में लिखना ही मुश्किल है कि कैसे क्या लिखें, थर्ड चैप्टर में क्या जाना है, फोर्थ में क्या जाना है, फिफ्थ में क्या जाना है. और क्योंकि हालांकि हर सब कुछ ही मुश्किल है, डेटा कलेक्शन भी मुश्किल है, एनालिसिस भी मुश्किल है. तो मुश्किल काम करेंगे तो अच्छा चीज निकल के आएगी, अच्छी रिजल्ट आएगा, अच्छा फाइंडिंग आएगा, कुछ ऐसा जो एक्चुअली नॉलेज के क्षेत्र में कंट्रीब्यूट करेगा कुछ. Okay, so best of luck for your research work and thank you for watching.